Hello, learners. Welcome back to the Learning Love. Today, we have come up with a new video that is on the writing section of class 12th. Yes, you heard it right. This is the first time on our channel we are going to practice school syllabus. In this video, we are going to practice only the writing section that is coming of 18 marks. I hope you all are aware of that. If not, that's all right. We are going to do whole writing section in this one shot. So the total marks of writing section is 18 marks. Now let's see the bifurcation you have. So the first question will be of notice, and notice contains only 4 marks. As you can see, format 1, content 2 marks, spelling and grammar, the accuracy is containing 1 mark. Total word limit should be 50. And in letter and application, everything will revolve around this format only. And जहाँ पे आपका 5 मार्क्स का होगा वहां पे आपकी फॉर्मेटिंग 2 मार्क्स की हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंटर की, सेकंड क्वेश्चन की, दैट इज ऑफ द फॉर्मल इनविटेशन प्लस रिप्लाई एंड इनफॉर्मल इनविटेशन प्लस रिप्लाई. अब इसमें से कुछ भी आ सकता है. वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग. अब मैं क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? जब भी चॉइस आती है, कई बार क्या होता है कि हम मान लो फॉर्मल करके जा रहे हैं इनविटेशन, या हम प्रॉपर इनविटेशन करके जा रहे हैं, एंड वहां पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, आपको वो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए. एज यू कैन सी, ये भी आपका 4 मार्क्स का आ रहा है. थर्ड इज द जॉब एप्लीकेशन और लेटर. लेटर टू द एडिटर आता है एंड जॉब एप्लीकेशन आता है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और मिस्टेक करते हैं. लेटर टू द एडिटर बहुत ईजी है, नो डाउट. आई एम माई सेल्फ सेइंग कि हमेशा मैं खुद बोलती हूँ कि लेटर टू द एडिटर करके जाओ, एंड जॉब एप्लीकेशन यू कैन लीव दैट, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में आते हैं. ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस में आएंगे. बट बिलीव मी, एक बैकअप ऑप्शन के लिए जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट बैकअप ऑप्शन के लिए याद कर लो. क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि लास्ट 2 ईयर से देखा जा रहा है कि लेटर टू द एडिटर कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं जो थोड़े फिर से ट्रिकी होते हैं, एंड आपको समझ नहीं आता इसमें लिखना क्या है. अब फॉर्मेट के तो मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रामर के में भी मार्क्स मिल जाए आपको, बट व्हाट अबाउट द कंटेंट? कंटेंट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो समझ नहीं आया, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है, दैट इज द एप्लीकेशन. तो दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि कुछ भी आपको छोड़ कर नहीं जाना, आपको सब कुछ करना है. एंड डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ कवर होगा लाइन बाय लाइन. कौन सी लाइन कब छोड़नी है, पूरा फॉर्मेटिंग, ग्रामर, एंड इवन एक और वीडियो आएगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे. बट फॉर नाउ, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स ऑनगोइंग है, तो एक बार हम फॉर्मेटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जरूर बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अ चॉइस बिटवीन आर्टिकल एंड रिपोर्ट. रिपोर्ट इजी लगती है, आर्टिकल डिफिकल्ट लगता है आप सबको यहाँ पे. बट अगेन, एक बार आर्टिकल का फॉर्मेट देख कर जाना, बिना किस सब का फॉर्मेट देखे मत जाना पेपर में. ठीक है. 120 टू 150 वर्ड्स का होता है, अगेन 5 मार्क्स का. इन टोटल 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18. तो टोटल आपका 18 मार्क्स का पूरा आपका ग्रामर सेक्शन. आई होप आपको राइटिंग सेक्शन का पैटर्न पता चल गया है, कितने मार्क्स का आ रहा है. एंड बिलीव मी, ये 18 मार्क्स लेना बहुत ईजी है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं करते एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि किसी के पास साइंस स्ट्रीम होगी, किसी के पास कॉमर्स स्ट्रीम होगी, एंड एवरीबडी इज लाइक अकाउंट्स डिफिकल्ट है, इंग्लिश तो ईजी है. बायोलॉजी डिफिकल्ट है, इंग्लिश तो ईजी है. मैथ्स डिफिकल्ट है, इंग्लिश तो ईजी है. मैं काफी सुनती हूँ ये चीजें, बट बिलीव मी, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर ईजी है तो यू आर गुड टू गो. आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे तो अगर आपके बायो में थोड़े से भी कम आते हैं, या मैथ्स में, या पॉलिटिकल साइंस में, कहीं पे भी आपकी मार्क्स कम आते हैं, तो इंग्लिश उसको कवर अप कर देगा. इंग्लिश आपकी परसेंटेज बढ़ा सकता है. गेट दिस इन योर हेड कि आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज को बढ़ा रहा है. सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट. सो विदाउट delaying, without wasting a single minute, let's go and see the format of notice. Okay, so अगर हम distribution of marks की बात करें, so ओके, सबसे पहले हम नोटिस की बात करते हैं. तो नोटिस आपके बोर्ड पे लगता है, इफ यू रिमेम्बर, कि स्कूल से ट्रिप जा रही है एंड यू हैव टू राइट अ नोटिस. क्लब्स में होता है, एसोसिएशंस में होता है, आपका सोसाइटी में लगता है नोटिस, किसी भी चीज के लिए. क्यों यूज होता है? क्योंकि जब पीपल इन्फॉर्म करते हैं किसी इवेंट के बारे में, किसी इशू के बारे में, एंड कोई पब्लिक इंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, तो इसके लिए नोटिस आपका यूज किया जाता है. इवन लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी नोटिस यूज किया जाता है. मीन्स आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है एक पब्लिक को, एक ऑडियंस को,
तो हम नोटिस को यूज करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करें तो जो फॉर्मेट है आपका विच मीन्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नोटिस, नोटिस जब आप लिखते हैं, डेट, टाइटल, राइटर्स नेम विद डेजिग्नेशन, बॉडी को छोड़ के आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका 1 मार्क्स का है। कंटेंट, कंटेंट की कब हुआ, व्हेन, वेयर, हाउ, जब आप ये WH फैमिली के क्वेश्चंस देते हैं ना, ऑन whom टू कॉन्टैक्ट, तो ये आपका 2 मार्क्स का आता है। अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर की, तो ये आपके 1 मार्क्स की आती है, विच मीन्स कंटेंट में आपकी कितनी मिस्टेक्स है उससे भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैंने एक शीट ले ली सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो कि कितनी कौन सी लाइन कहाँ छोड़नी है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लेना है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे सिटी लिखनी है नहीं लिखनी। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में बता रखी है सिटी, देन प्लीज राइट दैट सिटी। ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड साइड में सिटी अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। फिर यहाँ पे आप बिना लाइन छोड़े, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखोगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट, कल की डेट ले लेते हैं, 21 दिसंबर 2025। ठीक है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग और टाइटल ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हेडिंग या टाइटल, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रिप गोइंग टू जयपुर, एजुकेशनल ट्रिप गोइंग टू ताजमहल। ठीक है, ऐसे ही आपका कुछ भी टाइटल गिवन होगा वो आपको क्वेश्चन में, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ यू हैव टू लीव 1 लाइन। अब ये जो मैं बना रही हूँ लाइन प्लस, ठीक है, ये जो डिजाइन है, प्लीज डोंट मेक दिस डिजाइन, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है कि आपको ये वाली लाइन लीव करनी है। यहाँ से आपकी बॉडी या कंटेंट होगी, कंटेंट या बॉडी। ठीक है, ये टोटल आपका 50 मार्क्स का होना चाहिए कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर्पस क्या है, डेट, टाइम ऑफ, ठीक है, डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस ऑफ द इवेंट कहाँ पे हो रहा है, वेन्यू कौन सा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है। लास्ट लाइन हमेशा ये होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ भी पूछना है सो प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड यहाँ पे लिखा होगा किसका, नेम एंड सिग्नेचर, सबसे पहले सिग्नेचर जो ऑप्शनल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेड बॉय लिख रहा है, ठीक है, हेड बॉय लिख रहा है तो यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद नेम, फॉर एग्जाम्पल आरव इज राइटिंग द नोटिस, तो आरव का नेम आएगा एंड यहाँ पे हेड बॉय, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन आएगी। ठीक है, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। लास्ट लाइन क्या होती है, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, मतलब यहाँ पे जिसका नेम लिखा है उस पर्सन को कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, अब आपको लाइन कहाँ पे लीव करनी है, एक तो हेडिंग के बाद आप लाइन लीव करेंगे, सेकंड सिग्नेचर से पहले यहाँ पे आप एक लाइन लीव करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने इससे पहले लिटरेचर का सेक्शन किया है एंड आपका लिटरेचर का जो सेक्शन है वो हाफ पेज में खत्म हो गया, अब आपके पास हाफ पेज रहता है एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि आप इस हाफ पेज में अपना नोटिस स्टार्ट कर देंगे। प्लीज डोंट डू दैट। मतलब मैंने बहुत स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करते हुए देखा है कि वो हाफ बॉक्स यहाँ बनाते हैं, हाफ बॉक्स नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। दिस इज नॉट राइट। आपको एक ही पेज पे बॉक्स बनाना है एंड ये प्रॉपर बॉक्स नहीं है, आपका यहाँ पे आएगा बॉक्स। ठीक है, ये वाली लाइन में आएगा बॉक्स, नॉट इन दिस लाइन। ठीक है, ये प्रॉपर ऐसे प्लीज अपना स्केल कैरी करके जाना, एक प्रॉपर बॉक्स बनाना। नोटिस के फ्री के मार्क्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 50 वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ, एंड वो भी मैं आपको लाइंस प्रॉपरली बता दूंगी कौन कौन सी लाइंस आपको लिखनी है, बट अभी मेरे लिए फॉर्मेटिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्कूल का नेम दिया हुआ है एंड आपको नोटिस लगाना है इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए आपको नोटिस लगाना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिख दोगे, अपना स्कूल का नेम लिखो, वो स्कूल कहाँ पे है, दिल्ली गुरुग्राम। उसके बाद नोटिस, यहाँ पे डेट, इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब यहाँ पे कंटेंट बॉडी में कैसे स्टार्ट करोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, ये लाइन याद कर लो, एक तो ये लाइन याद कर लो। ठीक है, लास्ट लाइन ये है, याद कर लो, मतलब आएगी ही आएगी ये लाइन। और फर्स्ट लाइन कौन सी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, द स्कूल, अब आगे आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप, स्कूल ऑडिटोरियम इज गोइंग टू इनॉग्रेटेड ऑन 15 जनवरी। ठीक है, अब किस, जैसे फॉर एग्जांपल इनॉग्रेशन प्रोग्राम है तो ऑडिटोरियम में हो रहा है, बाय किसके द्वारा हो रहा है,
बाय मे बी डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली। सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे कितने बजे? एट 10 AM। ठीक है, all guests are requested to occupy their seats at 9:30 AM, and for further clarification please contact the undersigned. This is so easy. नोटिस में एक मार्क्स भी देकर नहीं आना सामने वाले को। यू हैव टू हैव ऑल द मार्क्स विद यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनविटेशन की। सो इनविटेशन टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो फॉर्मल है वो आप एक इंडिविजुअल को भी लिख सकते हो एंड आप एक लार्ज ऑडियंस को भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड जो इनफॉर्मल है अगेन वो आप एक इंडिविजुअल को भी लिख सकते हो लेटर फॉर्मेट में, एंड आप एक इंडिविजुअल को लेटर फॉर्मेट में लिखते हो हमेशा। ठीक है। अब जो फॉर्मल इनविटेशन है तो उसमें क्या होता है, आप एक गेस्ट को इनवाइट करते हो, एक गेस्ट को या बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करते हो एक फॉर्मल इवेंट के लिए। जैसे किसी भी एक स्पेशल ओकेजन पे सेलिब्रेशन है, ठीक है, आप उस ओकेजन उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए उनको बुलाओगे। वो बहुत सारी चीजों में, अच्छा, इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, जैसे कार्ड टाइप इनविटेशन हो सकता है जो आप शादी के कार्ड देखते हो, एंड एक लेटर टाइप हो सकता है जिसको वीआईपी गेस्ट को बुलाना है आपको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वीआईपी गेस्ट को बुलाना है तो आप ऑफ कोर्स एक लेटर लिखोगे, और यहाँ पे एक शादी का कार्ड है। ठीक है, मैरिज, जो मैरिज कार्ड होता है। ठीक है, मैरिज इनविटेशन कार्ड होता है जो आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मल कार्ड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड के बारे में बात करेंगे। सो जब मैं अगर फॉर्मल इनविटेशन कार्ड के बारे में बात करूं, ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मल इनविटेशन कार्ड जो एक लार्ज ऑडियंस के लिए बना है। ऑफ कोर्स आप जो मैरिज इनविटेशन कार्ड होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए बनाते हो। ठीक है। तो अब हम इस कार्ड के थ्रू देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें अपने एग्जाम में नहीं करनी। तो फर्स्ट इज, सबसे पहले आपको होस्ट का नेम लिखना है। ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट पेरेंट्स का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें कार्ड भावना की तरफ से आ रहा है तो हमें भावना के पेरेंट्स का नेम लिखना है, नजेंद्र गुप्ता एंड मिसेस रत्ना ज्योति। ठीक है। वी ग्रेशियसली इनवाइट, अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल ठीक यूज किया है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी और सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, वी cordially invite you to our daughter's wedding, cordially request the honor of your presence, we invite you to join, request your presence, seek the pleasure of your presence। ठीक है, ये जो मैंने आपको 3-4 लाइन्स बताई है ना, इवन उससे भी ज्यादा, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं। आप कुछ भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, राजेंद्र गुप्ता एंड रत्ना ज्योति graciously graciously invite you to honor us with your presence and blessings on the auspicious occasion of the wedding ceremony of, किसकी है, भावना एंड, ठीक है, भावना एंड वंशी कृष्णा। और अब सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन है जिसके पेरेंट्स का नेम यहाँ पे नहीं है, उनका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद ओकेजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि वेडिंग सेरेमनी है। उसके बाद हमें क्या क्या लिखना है, टाइम, डेट, टाइम एंड वेन्यू। ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, RSVP। ये फ्रेंच टर्म है, रिस्पोंडे सिल्वूप्ले प्लीज, मतलब आप रिस्पॉन्ड कीजिए अगर आप आ रहे हैं तो। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन है कि आपको कोई भी एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप आ रहे हैं, अपनी कंफर्मेशन कर दीजिए वेडिंग। अगर नहीं करना, इन दैट केस आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस पर्सन से। ठीक है, यहाँ पे उनका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर हो, इवन आप सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट एन इशू, सिर्फ नेम लिख दीजिए यहाँ पे, RSVP। उसके बाद गजेंद्र यादव, नरेंद्र ज्योति, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। एंड एज इट इज वेडिंग इनविटेशन कार्ड आपका रेडी हो चुका है। ये भी बॉक्स में होता है। ठीक है, बॉक्स होना चाहिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। ये एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड है जो एक लार्ज ऑडियंस के लिए बना है। सबसे पहले होस्ट का नेम आता है, फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, फिर इवन आप वेडिंग सेरेमनी को हटा के पर्सन का नेम भी लिख सकते हो। एंड उसके बाद पर्सन के नेम के बाद उनके पेरेंट्स का नेम लिखोगे, एंड डेट, टाइम, वेन्यू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है,
डेट, टाइम, वेन्यू। उसके बाद आर एस वी पी कॉन्टैक्ट कर लो इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो या अपने कंफर्मेशन करना हो कि तुम आ रहे हो नहीं आ रहे, तो दिस इज RSVP, मतलब रिस्पॉन्डे सिल्वू वे प्लीज। ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है, इसको छोड़ दो, बस यहाँ पे किसी का भी नेम लिखते हैं, दैट्स इट। बस आपको इतना ही लिखना। एंड अगर मैं बात करूँ किसी इंस्टीट्यूशन की, कि आप फॉर एग्जाम्पल एक एनुअल फंक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल है GD गोइंका एंड मैं दूसरे स्कूल में इनवाइट भेज रही हूँ, मे बी ब्लू बेल्स को, ठीक है, उनको मैं इनवाइट भेज रही हूँ, तो उसमें भी सबसे पहले होस्ट का नेम आएगा। सबसे पहले किसका नेम आएगा? होस्ट का। उसके बाद किसका नेम आएगा? उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज करोगे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कौन से? रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ, अब ओकेजन बताओगे, एनुअल फंक्शन, ठीक है, ऑफ द स्कूल, कितने बजे स्टार्ट है, टाइम बता दो, टाइम बताओगे, डेट बताओगे, ठीक है, इन कहाँ पर है, स्कूल ऑडिटोरियम में, ठीक है। चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट का नाम बता दो, ठीक है, चीफ गेस्ट का नाम बता दो यहाँ पे, और उनके बारे में कुछ कि चीफ गेस्ट कौन है, मे बी एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। अब यहाँ पे आपको फुल लिखना है, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, और कहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, में भी दिल्ली के होंगे। हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर वही RSVP, RSVP कौन है भाई? यहाँ की प्रिंसिपल, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, हमने GD गोइंका था, GD गोइंका का एनुअल फंक्शन है तो GD गोइंका, राइट, ठीक है, GD गोइंका, और यहाँ पे भी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में GD गोइंका आएगा। एंड पूरी डिटेल्स देके चीफ गेस्ट का नेम एंड उनके बारे में कि वो आने वाले हैं, ठीक है। अगर उसके बाद RSV के बाद यहाँ पे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो। ओके, सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल। सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे लाइंस कितनी छोड़नी है कितनी नहीं उसकी कोई टेंशन मत लो। दिस इज़ द इनविटेशन कार्ड, सो यू आर फ्री टू यूज़, एंड लाइंस ज़्यादा मत छोड़ो क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पेसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले होस्ट का नेम आएगा, एंड जब भी एक स्कूल दूसरे स्कूल को इन्वाइट कर रहा है, दो चीज़ें याद रखो। फर्स्ट लाइन, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ये सब इनवाइट करते हैं, ठीक है। सेकंड, चीफ गेस्ट को मेंशन करना मत भूलना। ये दो चीज़ें अच्छे से याद कर लो, बिठा लो अपने दिमाग में, और एज इट इज़ लिख कर आना। इनविटेशन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। होस्ट कौन है? द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, कौन सा स्कूल है? सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, मैक्लोडगंज। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ, क्या ओकेजन है? द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। कितने बजे का है? 5 बजे का। डेट कौन सी है? 5 सितंबर 2025, ठीक है। इन कहाँ पे है? द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम तक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? आपके चीफ गेस्ट का नेम थोड़ा कैपिटल में लिखना है आपको, कैपिटल इन द सेंस थोड़ा सा बड़ा कर देना फॉन्ट को, जो देखो मेन चीज़ है, जैसे स्कूल का नेम, ठीक है, थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन यूज़ किया उसमें। द एनुअल फंक्शन को भी थोड़ा बोल्ड एंड थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया है। टाइम एंड डेट भी आपका फॉन्ट बड़ा हो चुका है, चीफ मिनिस्टर भी आपकी डेट बड़ी हो चुकी है, तो हर चीज़ बहुत क्लैरिटी से लिखनी है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस, कि उन्होंने कंसेंट दिया, उन्होंने हाँ में हाँ भरी है कि वो चीफ गेस्ट बनेंगे और वो बच्चों को प्राइज़ देंगे, ठीक है। और RSVP, देखो RSVP हमेशा कौन लोग होते हैं? जो होस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होस्ट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रही है। कौन से स्कूल की? कहाँ पर है वो स्कूल? मैक्लोडगंज, हिमाचल में एक जगह है मैक्लोडगंज, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड लास्ट में आपकी कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो ड्रेस कोड के रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड हो, ठीक है। सो आई होप सो आपको फॉर्मल इन्विटेशन लेटर भी समझ में आ गया है। एज इट इज़ याद करो, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को भी याद कर लेना, हर जगह यही काम आएगा। चलो लेट्स मूव टू द इन्विटेशन रिप्लाई। अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देना है तो वो कैसे होगा? सबसे पहले होस्ट का नेम, ठीक है। उसके बाद वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ माई सन, ठीक है। एंड बच्चे का नेम लिख दोगे, कितने बजे का, डेट क्या है, कहाँ पर है, इन मे बी
एनी होटल, ठीक है, इन होटल लीला। उसके बाद आप ऑफ कोर्स चीफ गेस्ट नहीं होंगे उसमें, ठीक है, ये काइंड ऑफ वेडिंग इनविटेशन जैसा बनेगा, तो वो भी बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड पे बनेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में होस्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ओकेजन, ये सब होना चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है। ये आपके कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये मत भूलना प्लीज़, फॉर्मेट को मत भूलना। क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट होके आ सकता है, फॉर्मेट यही रहेगा। ओके, सो नाउ वी नीड टू गिव द रिप्लाई टू द इनविटेशन। इनविटेशन जैसा आया है, जिस फॉर्मेट में आया उसी फॉर्मेट में रिप्लाई करना है। चलो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आएगा, जो लेटर भेज रहा है, जो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आप लीव करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। यहाँ से सबसे पहले जो थैंक यू बोल रहे हैं, इनवाइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनविटेशन भेजा है आपको, अब आप रिप्लाई लिख रहे हो, तो यहाँ सबसे पहले आपका नाम आएगा जो थैंक यू कर रहे हैं, ठीक है। थैंक मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है। अब जिनको थैंक यू कर रहे हैं, जिन्होंने इनविटेशन भेजा है, उनका नेम आएगा। फॉर देयर, किस चीज के लिए? फॉर देयर काइंड इनविटेशन। इनविटेशन किस बारे में था? अब यहाँ पे ओकेजन का नाम आएगा, ठीक है। ओकेजन का नाम मे बी बर्थडे पार्टी है, किस ओकेजन पे भेज रहे हैं, ठीक है। ऑन, डेट क्या है, ठीक है, डेट मेंशन करोगे यहाँ पे। एट टाइम, जो टाइम मेंशन था प्रॉपर, ठीक है, एट मे बी 9 PM। एट वेन्यू, वेन्यू क्या था, कहाँ पे इनवाइट किया था, ठीक है, प्रॉपर वेन्यू लिखना है। दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। इन केस आप एक्सेप्ट कर रहे हो इनविटेशन, तो आपकी ये लाइन आएगी, दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड कंफर्म देयर पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। एंड कंफर्म, कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन। अब ये बहुत ही सिंपल सा एक्सेप्टेंस है। एंड अगर आपको रिफ्यूज करना है, अगर आपको रिफ्यूज करना है, बिल्कुल सेम ऊपर का फॉर्मेट रहेगा। लास्ट की बस एक लाइन चेंज हो जाएगी, हाउएवर, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, हाउएवर दे एक्सप्रेस, ठीक है। हाउएवर दे एक्सप्रेस द इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। मतलब वो ऑलरेडी कहीं पे एंगेज है, ठीक है, या ऑलरेडी कहीं पे उन्होंने कमिटमेंट दे रखी है, या फिर आप यहाँ पे ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब उन्होंने पहले ही ऑलरेडी कहीं पे जाने का प्लान किया हुआ है, तो अब वो नहीं आ सकते। ये बिल्कुल सेम रहेगा। जो चेंज आएगा रिफ्यूजल के केस में, वो सिर्फ ये लाइन रहेगी लास्ट वाली। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया। दिस इज सो सिंपल। अच्छा, अगर आपको कार्ड मिलता है तो आपने ऐसे रिप्लाई करना है एंड ऐसे रिफ्यूज करना है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। व्हाट इफ अगर एक फॉर्मल इनविटेशन आया है एक लेटर फॉर्मेट में? लेटर मतलब सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, देन योर सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, बॉडी, डेट, टाइम, वेन्यू। तो आप रिप्लाई भी वैसे ही करने वाले हो, ठीक है, आप रिप्लाई भी वैसे ही करोगे। अच्छा, रिप्लाई देने से पहले एक इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट देखते हैं, टू डिटेक्ट कि यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है। आपके पास 30 सेकेंड्स है डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पर एक मिस्टेक है फॉर्मेट में। बता सकते हैं कौन सी मिस्टेक है? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता चल गई है तो। एंड इफ नॉट, योर 30 सेकेंड्स आर ओवर। लेट्स डिस्कस। सो सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस आएगा, ठीक है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आपकी डेट आएगी, देन एक लाइन लीव करके सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, एक लाइन लीव करी, डेट, एक लाइन लीव करी, उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन लीव करके अब जो मिस्टेक थी दैट वाज सब्जेक्ट, ठीक है, दैट वाज सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब्जेक्ट। उसके बाद प्रॉपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वन लाइन लीव करके उसके बाद आपको रिस्पेक्टेड सर और मैम या डियर सर एंड मैम, ठीक है, आप ये भी लिख सकते। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी बॉडी। बॉडी में क्या लिखेंगे? आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द। अब इवेंट का नेम आएगा इसमें, सबसे पहले इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। जैसे इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर
to inform you that XYZ organization has organized event and you're cordially invited to the maybe आपका कोई इवेंट का नेम है. दिस इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज एट. अब कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होगा? डेट, टाइम, वेन्यू, हर चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है. अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे लंच प्रोवाइड होगा. अ लंच हैज अरेंज्ड इन बिटवीन द इवेंट्स टू मेक इट मोर एंजॉयबल. एंड आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. ये लाइन भी ऐड करनी है आपको कि आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. I shall consider it a great honor if you could grace the occasion with your presence. अब जो मैं लाइन बोल रही हूँ लिख लो उसको. I shall consider it a great honor if you could grace the occasion with your presence. ठीक है. उसके बाद एक लाइन छोड़ के प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी ऑन और बिफोर. ठीक है. अब डेट मेंशन कर देना कि ऑन 10th अक्टूबर. इतने तक अपनी प्लीज अवेलेबिलिटी कंफर्म करना बाय कॉन्टैक्टिंग अस. कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और बाय ईमेलिंग अस एट अपनी ईमेल आईडी दे दो. मतलब ये ऑप्शनल है. ऑनेस्टली ये ऑप्शनल है. एक लाइन छोड़ के वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस एट द इवेंट. इवेंट का नेम अगेन एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? योर सिंसियरली या योर ट्रूली. उसके बाद नेम आ जाएगा. सिग्नेचर इज ऑल्सो ऑप्शनल. ठीक है. सिग्नेचर भी आपके ऑप्शनल है. एंड नेम इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ये आपका इनविटेशन लेटर फॉर्मेट है. आई होप सो आपको ये समझ आ गया है. ओके. नाउ यू नीड टू एक्सेप्ट जो आपका फॉर्मल लेटर का जो आपका फॉर्मल लेटर का एक्सेप्टेंस है हम उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा. यू हैव टू लीव वन लाइन. फिर क्या आएगा? योर डेट. You have to leave one line. Then receiver's address. You have to leave one line. Dear or respected sir or ma'am. उसके बाद you have to leave one line. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा? आपका बॉडी. ठीक है. यू हैव टू राइट योर बॉडी. बॉडी में क्या लिखोगे? मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर इवेंट. अब इवेंट का नेम लिखोगे. ठीक है. कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है इस इवेंट के लिए. मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इवेंट. अपना इवेंट का नेम लिखोगे. टू बी हेल्ड. ठीक है. टू बी हेल्ड. टू बी स्पेस आएगा यहाँ पे. टू बी हेल्ड कब हो रहा है? ऑन दी 10th अक्टूबर. ठीक है. एट 9 AM एट वेन्यू. ठीक है. वेन्यू मीन्स जो भी जगह, टाइम एंड वेन्यू. ठीक है. उसके बाद डेट. सबसे पहले डेट आएगी फिर टाइम एंड वेन्यू. कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया इस ओकेजन पे, इस इवेंट पे जो कब होने वाला है? अक्टूबर 10 को होने वाला है. एंड कौन सी टाइमिंग्स में? सुबह के 9 बजे होने वाला है. और कहाँ पे होने वाला है? वेन्यू लिखना है. ठीक है. उससे नेक्स्ट लाइन. अब यही वाली लाइन में क्या लिखना है आपको? आई एम वेरी मच प्लीज. कि मुझे तो बहुत खुशी है. ठीक है. मुझे बहुत अच्छा लगा टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड विल रीच द वेन्यू इन टाइम. आई हेयर बाय कंफर्म माई पार्टिसिपेशन इन दिस सेमिनार. मान लो ये कोई सेमिनार के लिए इनवाइट भेजा आपको. तो अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है वो इस लाइन में. ठीक है. द पर्सन इज एक्सेप्टिंग. एंड ये कभी बॉक्स में नहीं होता. ध्यान से सुन लो. लेटर फॉर्मेट कभी भी बॉक्स में नहीं होगा. इनविटेशन कार्ड जो आप एक लार्ज ऑडियंस को लिख रहे हो दैट इज इन बॉक्स. बट ये लेटर फॉर्मेट जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हो या फिर आप एक इंसान को भेज रहे हो वो कभी बॉक्स में नहीं होता. लिखिए जल्दी से लाइन. आई एम रिपीटिंग. आई एम वेरी मच प्लीज्ड to accept the invitation and will reach the venue in time. I hereby confirm my participation in the seminar. Full stop. ठीक है. बॉडी जब आपकी कंप्लीट हो गई देन यू हैव टू लीव वन लाइन. एक लाइन लीव करने के बाद आप क्या लिखेंगे? योर सिंसियरली. योर सिंसियरली या योर ट्रूली. फिर सिग्नेचर योर नेम. आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया. आपको यहाँ पे वन लाइन लीव करनी है. व्हेन आई एम डूइंग दिस zigzag मीन्स यू हैव टू लीव दैट लाइन. उसके बाद योर्स सिंसियरली. जो ये सिंसियरली ट्रूली ये जो वर्ड है हमेशा ये कैपिटल होता है. TS. ठीक है. ये हमेशा जो इनिशियल होगा ये कैपिटल में होगा. सिंसियरली की स्पेलिंग गलत कर देते हो याद कर लो. ट्रूली की स्पेलिंग गलत होती है याद कर लो. ठीक है. योर सिग्नेचर देन योर नेम. ठीक है. ये सब मेंशन करना है आपको. बहुत इजी है. इजी ब्रीजी. ऐसे याद हो जाएगा. मतलब आपको थोड़ा सा लिखना होगा खुद से. एक बार फॉर्मेट लिख लो.
याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्ट है, ठीक है। मान लो अगर आपको डिक्लाइन करना है तो यहाँ पे क्या लिख दो कि आप नहीं आ सकते। अभी हमने रिफ्यूजल में देखा था कि आप कैसे रिफ्यूज कर सकते हो कि थैंक यू, मैं तो बहुत प्लीज्ड हूँ, आई एम वेरी प्लीज दैट यू इनवाइटेड मी, बट आई वॉन्ट बी एबल टू कम जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रायर कमिटमेंट्स, ठीक है। या आप कोई भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम है तो आप नहीं आ सकते, या नॉट प्री बोर्ड, ऑफ कोर्स दिस इज अ फॉर्मल लेटर, तो आपको कोई फॉर्मल एक्सक्यूज देना होगा कि आप नहीं आ सकते, ठीक है। अब इससे याद आया कि आपका इनफॉर्मल लेटर भी रहता है। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। आई नो 18 मार्क्स के लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट बिलीव मी, एक बार ही आप नोटबुक में इसको लिख लोगे, शायद ये वीडियो कुछ 1 आवर तक की जाएगी, बट अगर आप 1 आवर ये वीडियो अच्छे से फॉलो कर लेते हो, बिलीव मी, आपके 18 मार्क्स कोई नहीं ले सकता। एंड बूंद बूंद से सागर भरता है, राइट। तो ऐसे ही आपके 1 1 मार्क्स करके तो आपके प्रॉपर 90 प्लस जाओगे ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो चीजों को। ये मत देखो कि अरे 18 मार्क्स के लिए हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। एक एक मार्क्स के लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और राइटिंग सेक्शन तो सबसे इजी है, जो आपका 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपके मार्क्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। लिटरेचर में कभी फुल मार्क्स नहीं आते स्टूडेंट्स के, जस्ट बिकॉज कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, एंड द चेकर इज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद द लिटरेचर, क्योंकि हमेशा कुछ बेटर करने का स्कोप होता है। इन ग्रामर यू हैव राइट टू टेक द फुल मार्क्स फ्रॉम द चेकर, ठीक है। तो मेहनत कर लो राइटिंग सेक्शन में। अगर आप इनफॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल कब लिखते हैं, जैसे किसी स्कूल में आपको लिखना हो लेटर, किसी प्रिंसिपल को लिखना हो, किसी पर्सन को जो एक ऑनर, ठीक है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा। अब दोस्ती यारी में रिस्पेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, राइट। वो अपने दोस्त होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड। तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड रिलेटिव को किसी सेरेमनी, किसी इवेंट के लिए इन्वाइट करते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करनी होती है आपको। उसके बाद क्या होता है, डेट, ठीक है, डेट मेंशन करनी होती है। डेट के बाद डियर, जिसको भी आप लिख रहे हो, ठीक है, सैल्यूटेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, 1 लाइन लीव करके बॉडी ऑफ द लेटर होता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली शुरू किया है कि विंटर्स अप्रोच कर रहे हैं, विंटर्स आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें विंटर्स ब्रेक के लिए इन्वाइट करता हूँ अपने घर में जो मुंबई में है। तो वेदर बहुत प्लेजेंट होगा यहाँ पे, सी विंड्स होंगी, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स रिलेटिव से मिलाऊंगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बट आप कैसे शुरू कर सकते हो, दैट इज़ आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई हाउस एज विंटर्स आर अप्रोचिंग। अब लिख दो, ठीक है, आई इन्वाइट यू टू स्पेंड अ विंटर ब्रेक एट माई हाउस। और फिर लिख दो कब इन्वाइट करने वाले हो, घर पे इन्वाइट करोगे, टू माई होम, टू माई हाउस, ऑन, मान लो डेट लगा लो 21 दिसंबर 2025, एट माई हाउस एट 9 PM, ठीक है। वेन्यू, टाइम, डेट, प्लीज़ इसको भूल मत जाना। वी शैल हैव अ ग्रेट फन, हम बहुत मज़े करेंगे। डू जॉइन अस फॉर द क्रिसमस सेलिब्रेशन, ठीक है, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हमें ज्वाइन करना। एंड काइंडली कन्फर्म योर अराइवल बाय मिड दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करोगे, योर्स अफेक्शनेटली, एंड उसके बाद क्या होगा, आप अपना नेम लिखोगे। अफेक्शनेटली लिखते हैं जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो। अब इसमें रिफ्यूज़ल एंड एक्सेप्टेंस वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ओकेजन बताना है, देन कहाँ बुला रहे हो, डेट, टाइम, वेन्यू, वो सब बताना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये बोलना है कि मैं आपको अपने पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट अपनी कंफर्मेशन को एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। आप मुझे बता देना कि आ रहे हो या नहीं आ रहे, ठीक है। ओकेजन मतलब जैसे मान लो क्रिसमस ईव आ रहा है, सो क्रिसमस को डाल दो इसमें। और लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली। अब आप, मुझे लगता है कि रिफ्यूज़ल एंड एक्सेप्टेंस अब आप इजीली कर सकते हो उस चीज़ को, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमने फॉर्मल में किया है ना, एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूज़ल, बस डियर ऐड कर देना उसमें, ठीक है। अपना एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूज़ल बिल्कुल सेम रहेगा, योर्स अफेक्शनेटली और चेंज कर देना, बस डियर ऐड ऑन कर देना, योर्स अफेक्शनेटली चेंज कर देना। सिंसियरली नहीं आएगा, अफेक्शनेटली आएगा इनफॉर्मल में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, लेटर टू द एडिटर। ओके, सो द लेटर टू द एडिटर, इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मान लीजिए रोड प्रॉब्लम है, सैनिटरी इशूज़ हैं, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे,
एंड आप कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा कि आप कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते हैं एंड न्यूज़पेपर के मीडियम से आप उस चीज़ को लाना चाहते हैं, ठीक है, एंड ताकि लोग उस पर ध्यान दें, अथॉरिटीज़ उस पर ध्यान दें, ठीक है। हाईलाइट करना चाहते हैं एक सोशल इशू को और एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर एक लाइन लीव करके डेट आती है, एक लाइन लीव करके उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है, जैसे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा टाइम्स ऑफ इंडिया, कहाँ का, दिल्ली का, मुंबई का, कौन से वाले का, सो मुंबई, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। एक लाइन छोड़ के डियर एडिटर, अब डियर लिख, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करके, इवन आप सर एंड मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप सर एंड मैम भी लिख सकते हैं। एक लाइन लीव करके अपना बॉडी, बॉडी में हमेशा याद रखो अपना नेम लिखो, रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर क्यों लिख रहे हो, कौन सा इशू रिजॉल्व करने के लिए लिख रहे हो इसको। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड। अब ये तो सब्जेक्ट में क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर की जल्दी से जल्दी रोड बननी चाहिए क्योंकि पूरे गांधीनगर के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है, इस लाइन को रट लो, याद कर लो, ठीक है, इस लाइन से मार्क्स मिल जाते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, और कंसर्न्ड रीडर्स भी लिख सकते हो आप, टू द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है आपकी, द बैड कंडीशन। अब सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, फिर अ रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर फुल स्टॉप। अब से लिखो यहाँ पे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू द प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशन ऑफ द रोड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करो दूसरा पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है प्रॉब्लम इन डिटेल, स्पेसिफाई करना है तीन ऐसी चीज़ें, तीन ऐसे रीज़न जो रोड ना होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर रोड नहीं बनी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और आप फेस करते रहोगे, और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करो। The road leading to public school is so congested throughout the day. It is the main road, but there are potholes everywhere on the road. Mainly during the morning hours, people are facing horrible situation when they are going to workplace. A public school is also situated on the road. अब देखो, सबसे पहले जो लोग काम पे जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, जो लोग स्कूल में जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, स्कूल स्टूडेंट्स फंस जाते हैं ट्रैफिक जाम में, जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सो दिस लोकेलिटी पीपल, पीपल्स नहीं आता बेटा, पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल प्लूरल होता है, ठीक है, पीपल इज प्लूरल, पीपल खुद में प्लूरल है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। दिस लोकेलिटी पीपल made many representation to the government but no action has been taken so far to improve the bad condition of the road. That is why now through this letter we want to draw the attention of the government. ठीक है, इसलिए मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का। थर्ड में क्या लिखना है कि आई होप एडिक्वेट मेजर्स विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़, आई होप दैट एडिक्वेट मेजर्स विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़। अब जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल रही हूँ प्लीज़ साइड में पॉज करके वीडियो को लिख लो, ठीक है, कि मैं आशा करता हूँ कि बहुत कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, कोई कदम उठाया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, किसके द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा, या फिर आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू द लाइट, या मैं आशा करता हूँ कि ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, उसको उस पर लाइट डाली जाएगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ किया जाएगा, ठीक है। एज अ सिचुएशन इज़ नॉट गुड, आई रिक्वेस्ट यू टू highlight it through your newspaper so that government will take some action to improve the road conditions. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया, इवन आप ये भी लिख सकते हो, in this situation I would request you to publish an article in your esteemed newspaper whereby awareness can be created among the citizens. The civic awareness about the issue can thus be enhanced. I also request the authorities concerned to take necessary step for the bad condition of the road in Gandhinagar. एक लाइन छोड़ के योर फेथफुली
या योर सिंसियरली अपना नेम लिख देना। ठीक है, डन। जो मैंने एक्स्ट्रा बोला है इस पेज के अलावा वो आपके ऑप्शंस हैं कि आप इन ऑप्शंस में से भी कुछ लिख सकते हो। बिलीव मी, वीडियो को पॉज करके एक बारी मेहनत कर लो, बोर्ड्स में भी काम आ जाएगा एंड अभी भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है जिसकी वजह से हमें इसका एक पार्ट 2 बनाना होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।